तो लास्ट डे हमने जो हमारा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसका हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ अप टू एक्रोसोमल रिएक्शन। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार वो वाला वीडियो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि ये जो कंटिन्यूएशन जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस का, जो मैं इस वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करने वाली हूँ बाकी 2 स्टेप्स, ताकि वो अच्छे से समझ में आए और इन 5 स्टेप के बीच में जो लिंक है मेजर उसका पता चल जाए। ठीक है, तो लास्ट डे एक्रोसोमल रिएक्शन में हमने पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कि स्पर्म और जो ओवम है उनका एनकाउंटर हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? फेलोपियन ट्यूब के जो एम्पुला रीजियन जो होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजियन पर स्पर्म और एग का एनकाउंटर हुआ है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन हुआ है ना। फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन क्या है? वो दोनों, फर्टिलाइजिन है एक ग्लाइकोप्रोटीन जो एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एग के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है, और जो एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो क्या होता है? वो स्पर्म के आउटर सरफेस में प्रेजेंट रहने वाला एक प्रोटीन होता है। एंड फर्टिलाइजिन एग के आउटर सरफेस में प्रेजेंट रहने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना। देन क्या हुआ था? जो फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन के बीच में क्या हुआ था? केमिकल रिएक्शन हुआ था, केमिकल बॉन्डिंग हुआ था, और स्पर्म और एग के बीच में एक केमिकल लॉक प्रोड्यूस हुआ था, जिसके वजह से हमारा स्पर्म एग से क्या हो गया था? अटैच हो गया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हमारा जो एक्रोसोम जो था, जो स्पर्म के हेड में प्रेजेंट था, उस एक्रोसोम में क्या हुआ? उस एक्रोसोम के मेम्ब्रेन के साथ, एक्रोसोम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हमारे जो स्पर्म का हेड रीजियन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था उसका फ्यूशन हो गया था, और उन दोनों ने मिलकर एक कॉमन मेम्ब्रेन बना लिया था एंटीरियर मोस्ट हेड रीजियन में, है ना। और उसके बाद क्या हुआ था? एक्रोसोम के अंदर जो जो एंजाइम्स थे वो क्या हुआ था? वो एंजाइम्स एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस करके वो एंजाइम्स क्या किया था? स्पर्म से बाहर निकल कर आ गया था। 3 एंजाइम्स का नाम हमने मेंशन किया था जो एक्रोसोम से एक्सोसाइटोसिस होकर निकल के आते हैं। पहला वाला था क्या? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दूसरा था हाइलुरोनिडेज एंजाइम, एंड तीसरा था एक्रोसिन एंजाइम। तो जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो था वो हमने देखा था कि वो क्या करता है? वो ओवम का जो स्ट्रक्चर था, ओवम के स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर वाला लेयर जो कोरोना रेडिएटा जो था, तो उस कोरोना रेडिएटा लेयर बहुत सारे फॉलिकुलर सेल से बना हुआ होता है। तो वो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है? फॉलिकुलर सेल्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, स्पर्म को हेल्प करता है, ताकि स्पर्म फॉलिकुलर सेल्स को पेनिट्रेट कर पाए, है ना। वो कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम जो है वो फॉलिकुलर सेल्स को वो स्पर्म सेल्स को हेल्प करता है, ताकि स्पर्म सेल क्या कर पाए? एग के कोरोना रेडिएटर जो मेम्ब्रेन जो है उसमें जो फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है उनको पेनिट्रेट कर पाए, है ना। फिर दूसरा एंजाइम था क्या? हाइलुरोनिडेज एंजाइम, है ना। तो हमने देखा था कि कोरोना रेडिएटर जो मेम्ब्रेन था उस मेम्ब्रेन में क्या था? फॉलिकुलर सेल्स एक दूसरे के साथ एक हाइलुरोनिक एसिड नामक ग्लू के मदद से अटैच हुए रहते थे, है ना। तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो था उन्होंने क्या किया? इन कोरोना रेडिएटर लेयर्स के फॉलिकुलर सेल के बीच में ये जो हाइलुरोनिक एसिड नाम का जो ग्लू था उसको क्या किया था? हाइलुरोनिडेज एंजाइम ने डिसॉल्व कर दिया था, है ना। इसी वजह से क्या हुआ था? हमारा जो फॉलिकुलर सेल्स जो थे कोरोना रेडिएटर लेयर के, वो एक दूसरे से क्या हो गए थे? सेपरेट हो गए थे, है ना। इसी वजह से हमारा स्पर्म ईजीली क्या कर पाया? हमारे एग के अंदर जो एग के अंदर ईजिली पेनिट्रेट कर पाया, है ना। उसके बाद जो एक्रोसोमल जो एंजाइम जो था तीसरा, उसका नाम था एक्रोसिन। ठीक है, कोरोना रेडिएटर लेयर को पेनिट्रेट करने में हेल्प किया कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ने और हाइलुरोनिडेज एंजाइम में, है ना। उसने कोरोना रेडिएटर लेयर को पेनिट्रेट करने में स्पर्म का मदद किया, है ना। उसके बाद जो हमारा जो जोना पेलुसिडा लेयर जो है, जो एक्रोसोमल एंजाइम जो एक्रोसिन होता है उसने स्पर्म को हेल्प किया, ताकि हमारा जो स्पर्म है वो क्या कर पाए? वो जोना पेलुसिडा जो लेयर होता है उसको डिसॉल्व कर पाए, उसको डाइजेस्ट कर पाए, है ना। और जोना पेलुसिडा के अंदर पेनिट्रेट कर अल्टीमेटली हमारे एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है
एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हमारा स्पर्म पहुंच जाए, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो आज जो हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा एक्टिवेशन ऑफ ओवम, ठीक है। तो मैं एक बात मतलब क्लियर कर देती हूँ। पहले हमने जब फर्स्ट स्टेप किया था हमने पढ़ा था एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद ओवम, उसके बाद कंटेक्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद ओवम, उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन इज करेक्ट, ओके। बट जो था एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद ओवम एंड कंटेक्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद ओवम, तो मैंने जब पहले तुम लोगों को जब टीएस ऑफ ओवरी जब समझाया था, मैंने क्या पढ़ा मतलब बोला था या फिर क्या पढ़ाया था, मैंने बोला था कि जब तक स्पर्म का कंटेक्ट, डायरेक्ट कंटेक्ट एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं होता तब तक हमारा जो एग होता है वो कंप्लीट एग नहीं होता, है ना। हमारा जो एग होता है वो सेकेंडरी oocyte ही रहता है जब तक कि ना हमारा स्पर्म आकर हमारे सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाए, है ना। तो हमारा स्पर्म आकर कब हमारे सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होता है, आफ्टर द एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। हमें बुक्स में मिलेगा और हमें एग्जाम में भी आप अगर लिखोगे कि एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद ओवम लिखोगे या फिर एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद oocyte लिखोगे, वो दोनों ही आपको करेक्ट होगा, है ना। पर समझने के लिए हमें समझना तो वो हमें कंसेप्ट हमारा क्लियर रखना पड़ेगा, है ना। हम अगर ओवम लिखेंगे या oocyte लिखेंगे दोनों ही करेक्ट होंगे क्योंकि हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, ओवम दिया हुआ है ना। पर जब तुम लोग जब हायर क्लासेस में, अगर डिग्री क्लासेस में तुम लोगों ने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, अगर कोई जूलॉजी ऑनर्स लेकर अगर कोई पढ़ते हो तो आप लोगों को मिलेगा। पर तब जब हम पढ़ेंगे, जब बड़े क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं, जब मैंने भी पढ़ा था तब हमें सेकेंड ईयर में यही मिला था कि हम oocyte तब नहीं कहते थे, है ना, हम ओवम ही कहते थे और हमें ओवम ही समझाया जाता है। पर जब हम डिग्री क्लासेस में आए तब हमें ये फैक्ट पता चला कि जब ये पूरा प्रोसेस होता है एक्रोसोमल रिएक्शन से पहले, ये जो एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, फिर कंटेक्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद सेकेंडरी oocyte होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है और एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या होता है, हमारा स्पर्म आकर हमारे सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाता है। मतलब हमारे जो सेकेंडरी oocyte का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको जब हमारा स्पर्म छूता है एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद, तब उस सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte में हमारा मियोसिस जो डिवीजन था, सेल डिवीजन, वो मैंने क्या बोला था, मेटाफेज 2 स्टेज में आकर अरेस्ट हो जाता है। मेटाफेज 2 स्टेज में आकर हमारा जो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस का जो डिवीजन होता है वो थम जाता है, वो रुक जाता है ना। जब आकर एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद हमारा स्पर्म आकर हमारे सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छूता है, तब जाकर हमारा सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस का सेल डिवीजन जो मेटाफेज 2 स्टेज में थमा हुआ था, वो सेल डिवीजन एनाफेज 2 देन टेलोफेज 2 कंप्लीट करता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा कंप्लीट ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो मैं अभी जब एक्टिवेशन ऑफ ओवम जब पढ़वाऊंगी, मतलब है ये सेकेंडरी oocyte का एक्टिवेशन हो रहा है ना। और इस प्रोसेस के बाद हमारा जो सेकेंडरी oocyte जो है वो पूरा का पूरा ओवम बन जाएगा और ओवम बनने के बाद ही मेरे ओवम के एक्चुअल न्यूक्लियस के साथ मेरे स्पर्म का न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ ओवम का प्रोसेस पूरा, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ ओवम जो प्रोसेस होता है उसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड तीसरा होगा इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ oocyte, ओके। तो हम अभी पहला जो एक्टिवेशन ऑफ oocyte के अंदर या फिर एक्टिवेशन ऑफ ओवम के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट जो है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, वो वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन
इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, देखो हमने एक्रोसोमल रिएक्शन में कहाँ तक पढ़ा था कि एक्रोसोम से एक्रोसोमल एंजाइम्स का एक्सोसाइटोसिस होता है। उसके बाद तीनों एंजाइम्स अपना अपना काम करते हैं। हाइलुरोनिडेज एंजाइम एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हमारे स्पर्म को हेल्प करता है कि हमारा स्पर्म जो सेकेंडरी oocyte के बाहर का जो मेम्ब्रेन है, कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन, उसको पेनिट्रेट कर पाए, उसको डिसॉल्व कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए, है ना। जो एक्रोसिन एंजाइम जो होता है वो हमारे स्पर्म को हेल्प करता है ताकि हमारा स्पर्म जो जोना पेलुसिडा जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन होता है हमारे oocyte का, उसको क्या कर पाए, उसको क्रॉस कर पाए, उसको पेनिट्रेट कर पाए, है ना। तो इन तीनों एंजाइम्स के मदद से हमारा स्पर्म क्या करता है, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा ये दोनों मेम्ब्रेन को डिसॉल्व, डाइजेस्ट, क्रॉस कर लेता है और अल्टीमेटली आकर हमारा जो एग के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, हमको पता है कि एग का सबसे इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना। तो इन दोनों लेयर्स को, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करने के बाद हमारा जो स्पर्म जो होता है वो आकर क्या होता है, हमारे जो सेकेंडरी oocyte जो होता है, सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आकर मतलब जुड़ जाता है। आकर हमारा स्पर्म हमारा स्पर्म जो है वो आकर क्या करता है, हमारे सेकेंडरी oocyte के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उस पे आकर अटैच हो जाता है, उसको टच करता है, ठीक है। तो जैसे ही क्या करता है, हमारा स्पर्म आकर हमारे जो सेकेंडरी oocyte, जैसे कि फिगर में देख रहे हो आप लोग, सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच करता है, तब क्या होता है, तब हमारा जो एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट चालू हो जाता है। जैसे हमने एमीबा में पढ़ा था कि स्यूडोपोडिया फॉर्म होते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के बाद, ठीक वैसे ही जैसे ही आकर हमारे स्पर्म हमारे सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, वैसे ही हमारे एग का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट चालू हो जाता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर आकर हमारे स्पर्म ने एग के सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया है, उस पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट की तरफ साइटोप्लाज्म बल्ज हो जाते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म ज़्यादा उस पॉइंट की ओर मूव करने लगते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, जिस पॉइंट पे आकर स्पर्म ने एग सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया है, उस पॉइंट में क्या होता है, उस पॉइंट का जो oocyte का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर की ओर थोड़ा बल्ज कर जाता है, बाहर की ओर थोड़ा उभर कर आ जाता है। ऐसे एक कोन लाइक का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है हमारे एग का या फिर सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो कोन लाइक का ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ स्पर्म, उस कोन लाइक स्ट्रक्चर को, उस बल्जिंग स्ट्रक्चर को हम फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। देखो हम आप लोग अभी सेकेंड ईयर में हो, है ना, इसलिए आप एग को सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हो, ओवम भी बोल सकते हो। मैं बोलूँगी अच्छा होगा कि आप सेकेंडरी oocyte ना बोलो, आप ओवम ही बोलो, ठीक है। दोनों बात एक है। अगर हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं तो ये आप में से जो लोग मतलब नीट सभी दोगे, मुझे पता है, नीट जब दोगे तब आप लोगों को जो आप बुक्स फॉलो करोगे, एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब आपको बुक्स वगैरह जो होंगे वो थोड़े हाई स्टैंडर्ड्स के हो जाते हैं ना, तो उस पर आपको सेकेंडरी oocyte देखने को मिलेगा लिखा हुआ, है ना। पर अगर आप चाहो तो सेकेंडरी oocyte भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो ओवम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस एचएस सेकेंड ईयर फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एक ओवम, सेकेंडरी oocyte ये सारी चीज़ एक ही है, ठीक है, ये आप लोग पकड़ के चल सकते हो। पर जब नीट के क्वेश्चंस में जब आंसर जब आएगा तब आपको समझना पड़ेगा कि ये सेकेंडरी oocyte अलग है, ओवम अलग है। हम एक्रोसोमल रिएक्शन से पहले, है ना, एक्रोसोमल रिएक्शन के से पहले हम कभी भी ओवम वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, हमें हमेशा oocyte वर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अभी हमारा ये फर्टिलाइजेशन कोन जो है वो बन गया है, ठीक है। क्या हुआ, स्पर्म आकर हमारे सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही टच किया हमारे स्पर्म ने, उसी पॉइंट पे क्या हुआ, हमारा जो सेकेंडरी oocyte का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, हो गया थोड़ा बल्जिंग आउट हो गया हमारे सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे स्पर्म ने आकर टच किया है, ठीक है, और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को हम फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये फर्टिलाइजेशन कोन क्या करेगा, अभी ये फर्टिलाइजेशन कोन हमारा जो स्पर्मेटोजोआ का जो हेड रीजियन है, क्योंकि हेड रीजियन में न्यूक्लियस है, इसीलिए हमारा फर्टिलाइजेशन कोन स्पर्मेटोजोआ के हेड रीजियन को धीरे धीरे एनगल्फ करना यानी अपने अंदर घुसाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखो इसके बाद क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, उससे पहले ही क्या हो गया था, फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन कब हुआ, जब आकर स्पर्म ने हमारे एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छुआ। तो जैसे ही एग ने आकर हमारे जैसे ही स्पर्म ने आकर हमारे एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छुआ, उस वक्त फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन हुआ है, वो बात तो एकदम ठीक है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हुआ, हमारे जो एग का या फिर आप बोल सकते हो हमारे जो सेकेंडरी oocyte में जो न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन गया कि अभी स्पर्म ने आकर सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को टच कर दिया है, ठीक है। तो जो सेल डिवीजन, जो मियोसिस का सेल डिवीजन हमारे सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस में मेटाफेज 2 स्टेज में बंद हुआ पड़ा था, वो जो है सेल डिवीजन, वो क्या करेगा, वो तब उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि स्पर्म ने आकर क्या किया है, एग के मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर लिया है। अभी हमारे सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस के अंदर जो मियोसिस का सेल डिवीजन थमा हुआ था मेटाफेज 2 स्टेज में, वो सेल डिवीजन क्या करेगा, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 कंप्लीट करेगा और सेकेंडरी oocyte को चेंज कर देगा किसमें, एक ओवम में, ठीक है। तो इधर जैसे ही स्पर्म एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, वैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन होगा एंड एट द सेम टाइम क्या होगा, हमारे जो सेकेंडरी oocyte के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जो थमा हुआ मियोसिस का सेल डिवीजन था, जो मेटाफेज 2 स्टेज में थम गया था, वो क्या करेगा, वो अगेन रीस्टार्ट होगा और एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 कंप्लीट करेगा और एक फुल्ली मॉडिफाइड या फिर फुल फ्लेजेड ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ओवम के न्यूक्लियस के साथ ही हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस का क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। तो मैंने जो इस फिगर में देखो, मैंने जो दिखाया है ये न्यूक्लियस के अंदर मैंने एक ब्लू कलर में राइट टिक दिया हुआ है। मतलब क्या है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन होगा, इधर फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन हो रहा होगा और उस तरफ हमारे न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में जो मियोटिक डिवीजन जो थमा हुआ था, वो भी क्या होगा, वो रिस्टार्ट होने लग जाएगा। वो अपना एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 फेजेस कंप्लीट कर हमारे सेकेंडरी oocyte को किस में चेंज कर देगा, एक फुल फ्लेजेड ओवम में चेंज करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लू टिक दिया हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी क्या हो गया, ऑलरेडी हमारा जो मियोटिक सेल डिवीजन है वो अगेन रीस्टार्ट कर गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप जो है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उस स्टेप में क्या होगा, तो आप लोग याद करो, मैंने बोला था कि जब oogenesis जब हमने पढ़ा था, है ना, oogenesis के ग्रोथ फेज में मैंने बोला था कि जो गोल्गी एपार्टस जो होता है, गोल्गी एपार्टस क्या करता है, गोल्गी एपार्टस ग्रोथ फेज के दौरान हमारे oocyte के अंदर क्या करता है, कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का सिक्रीशन करता है ना। और वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, अपने आप को जो oocyte होता है उसके पेरिफेरल रीजियन में अरेंज कर देते हैं, है ना। ये बोला था मैंने, ये होता है कब, जब oogenesis में ग्रोथ फेज चल रहा होता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी वो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे जो ग्रोथ फेज में हमारे गोल्गी बॉडी ने बना कर रखा था oocyte के अंदर, वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस के दौरान वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आकर हमारे एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएंगे। एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे हमारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, ब्लू कलर के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आकर
रेड कलर के एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको मैंने PM लिखा है, उसमें आकर ये देखो अटैच हो गए, है ना। मैंने सिर्फ 4-5 दिखाए, पूरे के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, पूरे के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस होगा, यानी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एडहेयर कर जाएंगे या फिर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, और उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, जैसे ही ये अपने आप को हमारे एग के उस साइड से अटैच कर लेंगे, वैसे ही उनका अंदर में जो लिक्विड कंटेंट रहेगा, हमारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर जो लिक्विड कंटेंट रहेगा वो क्या होगा, वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से एक्सोसाइटोसिस होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हमारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने पहले क्या किया, पहले अपने आप को लाकर हमारे एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर लिया, एडहियर कर लिया, है ना। फिर क्या होगा, हमारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है वो क्या होंगे, वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होगा उनमें, और वो लिक्विड सब्सटेंस हमारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से बाहर निकल जाएंगे एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए, ठीक है। और ये जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से जो बाहर निकलते हैं, वो देखो कहाँ आकर अपने आप को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो मैंने ब्लू कलर के स्मॉल स्मॉल डॉट दिए हुए हैं, ये आकर अपने आप को पेरीवाइटलाइन स्पेस जो है वहाँ पर ये अपने आप को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। याद है पेरीवाइटलाइन स्पेस मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में दिखाया था, जो स्पेस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा के बीच में रहता है, उसको पेरीवाइटलाइन स्पेस हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल ने पहले क्या किया, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर हमारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एडहियर हो गया, या फिर अपने आप को कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने हमारे एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर लिया। फिर हमारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर जो कुछ लिक्विड सब्सटेंस था, उन लिक्विड सब्सटेंस कहाँ लिबरेट हो गए, पेरीवाइटलाइन स्पेस में लिबरेट हो गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, है ना। और हमारा जो ये पेरीवाइटलाइन स्पेस जो हो गया, जिसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल ने अपना सिक्रीशन, अपना लिक्विड सिक्रीशन को लिबरेट कर दिया, उस स्पेस को या फिर उस पेरीवाइटलाइन स्पेस को हम बोलते हैं क्या, हमारा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो पेरीवाइटलाइन स्पेस में ये जो लिक्विड एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है, होने के बाद ये एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना देगा, ठीक है। अभी इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने का कारण क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो इसका ये कारण है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कैसे बनाए, देखो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन आकर क्या हुआ है, हमारे एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन के जो स्पेस जो है, इस स्पेस के बीच में क्या हुआ है, एक्यूमुलेट हो गया है हमारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का सिक्रीशन, है ना। और इस सिक्रीशन के एक्यूमुलेशन के बाद क्या होता है, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा के बीच में एक लिक्विड मीडियम का जेनरेट हो जाता है, एक लिक्विड मीडियम का फॉर्म हो जाता है ना। और इस लिक्विड मेम्ब्रेन जो होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसी लिक्विफाइड मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखो जैसे ही हमारे एग में एक स्पर्म का एंट्री हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, जैसे ही एक स्पर्म आकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर देता है एग के, और एग में फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन हो गया, और वो कोन जाकर हमारे स्पर्मेटोजोआ के हेड को एनगल्फ करना स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ साथ ही क्या होता है, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये जाकर क्या करते हैं, हमारे एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं, और अपना कंटेंट, ये जो पेरीवाइटलाइन स्पेस जो है, इसमें क्या करते हैं, लिबरेट कर देते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, अपना जो सिक्रीशन होता है अंदर का लिक्विड कंटेंट, और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। क्यों करते हैं, ताकि एक स्पर्म ने अभी हमारे एग में एंटर कर लिया है ना,
ताकि दूसरा कोई स्पर्म आकर हमारे एग में सेम तरीके से एंटर नहीं कर पाए, है ना। इसी कारण हमारे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि अगर 2 स्पर्म अंदर घुस गए तो क्या होगा। तो ज़रा ये बात आप लोग वो करो, मतलब कंसिडर करो, हम ह्यूमन किस वजह से है, ह्यूमन हम किस वजह से है, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे मम्मी पापा के पेरेंट्स के अंदर या फिर हम सभी ह्यूमंस में क्या है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना। ये हमारा एक क्या है, एक हमारा मतलब डिस्टिंग्विश करने वाला करेक्टरिस्टिक्स है ये हमारा, है ना, कि हम में ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर एक स्पर्म घुस गया एग के अंदर, वो जाकर हमारे एग के जो न्यूक्लियस जो है, एग के न्यूक्लियस के साथ जाकर फ्यूशन कर लेगा। दूसरा स्पर्म घुस गया तो वो भी जाकर क्या करेगा, वो भी जाकर उस एग के साथ फ्यूशन कर जाएगा, है ना। ऐसा अगर चलता रहा तो हमारा जो अल्टीमेटली एग के पास जो न्यूक्लियस होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 46 पहले हुआ जब एक स्पर्म आकर फ्यूज करेगा। अगर दूसरे स्पर्म ने भी अंदर घुस गया और उसने भी फ्यूशन कर लिया हमारे एग के न्यूक्लियस के साथ, तो 46 + 23 हो जाएगा। फिर अगर दूसरा और एक स्पर्म आ गया तो 46 + 23 + 23 हो जाएगा, है ना। तो देखो ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर तब कितना हो जाएगा, पहले से डबल ट्रिपल ऐसा हो जाएगा। तो वो क्या नॉर्मल ह्यूमन रहेगा क्या, वो जायगोट नहीं, वो तो कोई मतलब वो बन जाएगा, वो जो वेम्पायर होता है, ज़ॉम्बीज जो होता है वो बन जाएंगे, है ना ह्यूमंस, अगर क्रोमोसोम नंबर थोड़ा सा भी मतलब यहाँ वहाँ हो गया, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो हमारा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, एक स्पर्म के घुसने के बाद दूसरे स्पर्म्स का एग के अंदर घुसने को कंप्लीटली प्रिवेंट कर देता है, कि अब एक स्पर्म घुस गया है, दूसरे स्पर्म को हमें घुसने नहीं देना है, क्योंकि हमें हमारे ह्यूमन जाइगोट के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन ऑफ न्यूक्लियस को मेंटेन करके रखना है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म, फिश की बात कर लो, आप एम्फीबियंस की बात कर लो, ठीक है, रेप्टाइल्स की बात कर लो, या फिर सी अर्चिन की बात ही क्यों ना कर लो, ठीक है, सब में क्या होता है, सब में ये फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होता है ये प्रोसेस होता है। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे हम में पेरेंट्स में ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है बॉडी सेल्स में, तो इसी तरह ऑफस्प्रिंग में भी क्या होता है, बॉडी सेल्स में, या फिर आप बॉडी सेल्स में ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमारे किसी भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, वो अपने पेरेंट के साथ, अपने एंसेस्टर के साथ रिजेंबल कर पाएगा, है ना। तो क्रोमोसोम नंबर ये हमारे बायोलॉजी में या फिर हमारे आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या फिर आइडेंटिटी ऑफ फिश होने में, आइडेंटिटी ऑफ एम्फीबियन होने में ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करता है, एक स्पर्म के घुस जाने के बाद दूसरे स्पर्म का घुसना प्रिवेंट करता है, ठीक है। और अगर एक एग में एक से ज़्यादा अगर स्पर्म घुस गए, एक से ज़्यादा स्पर्म ने अगर एक ही एग के अंदर एंटर कर लिया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। पोली मीन्स मैनी, स्पर्मी मीन्स स्पर्म, and polyspermy is the condition which arises due to the entry of more than one sperm into a single egg, ठीक है। एक एग के अंदर अगर मोर देन वन स्पर्म, 2, 3 एंड मेनी स्पर्म्स एंटर कर गए, तब जाकर उस कंडीशन को हम पॉलीस्पर्मी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करता है, एग में पॉलीस्पर्मी ना हो इस बात का ख्याल रखता है। एग में पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है हमारा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आई होप कि ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया है। ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। पॉलीस्पर्मी को क्यों प्रिवेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारे जाइगोट में कितना, ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करना है। क्योंकि देखो ह्यूमंस में ट्वाइस एन इक्वल टू कितना होगा, 46 होगा। और ये क्या है, ये हम जो ह्यूमन है, होमो सेपियंस है,
तो हमारे अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, तभी हम हमारे ह्यूमंस के सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सारे करेक्टरिस्टिक्स हमें डेवलप करेंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो हम ह्यूमंस क्या नहीं रहेंगे, ह्यूमंस हम कोई दूसरे स्पीशीज़, ज़ॉम्बीज़, ये सब हम बन जाएंगे, है ना, सुपर ह्यूमंस हम बन जाएंगे। इसीलिए हमें ह्यूमन स्पीशीज़ में मेंटेन करके रखने के लिए ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अभी थर्ड स्टेप जो है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन एंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, वो है इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये स्टेप मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे ही आकर स्पर्म हमारे एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, वैसे ही क्या होता है, हमारा जो सेकेंडरी oocyte है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो मियोटिक डिवीजन जो थमा हुआ था मेटाफेज 2 स्टेज में, वो अपना एनाफेज 2 टेलोफेज 2 फेज कंप्लीट करता है और हमारा सेकेंडरी oocyte क्या करता है, अपने आप को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है एक फुल फ्लेजेड ओवम में, और हमारा ओवम का न्यूक्लियस फुल्ली रेडी होता है हमारे स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूशन करने के लिए, है ना। तो ये ख़त्म हो गया हमारा एक्टिवेशन ऑफ ओवम का जो टॉपिक था ये। अभी लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा। अभी हमारा स्पर्म जो है, स्पर्म का हमने पहले स्टेप में पढ़ लिया था, स्पर्म का अटैचमेंट हो गया एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फर्टिलाइजेशन कोन ने क्या किया है, हमारे स्पर्म के हेड को धीरे धीरे वो अपने अंदर लेके आ जाएगा। क्यों लेके आ जाएगा, क्योंकि इसी हेड के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म सिर्फ और सिर्फ अपना न्यूक्लियस अपने अंदर एग के अंदर छोड़ देगा, और स्पर्म का जो टेल है एंड अदर रीजन मिडिल पार्ट्स वगैरह है वो सारा डिजेनरेट हो जाएगा, कुछ भी एग के अंदर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वही हमारे एग के अंदर आएगा। ठीक है, और जब आप लोग और हायर क्लासेस में जाओगे तब आप देखोगे कि न्यूक्लियस तो आता है, साथ में प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस आता है और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल भी हमारे एग के अंदर आ जाता है। ठीक है, स्पर्म से। तो ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस जो आया है हमारे एग के अंदर, और हमारा जो एग का खुद का जो ओवम का न्यूक्लियस है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करेंगे और अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे। ठीक है, और फ्यूज़ करने के बाद हम उस ओवम को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड ओवम बोलेंगे, क्योंकि उसका जो अभी इस ओवम का जो न्यूक्लियस है इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर है, 2n है, n उसका खुद का, और n किससे मिला है, स्पर्म से। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवम विल बी नोन एज अ फर्टिलाइज्ड एग और a zygote having diploid nucleus or containing diploid number of chromosomes। ठीक है, तो ये रहा हमारे कंप्लीट जो है उसका प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और जिनको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल याद नहीं आ रहा है, तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल स्पर्म का स्ट्रक्चर आप लोग देख लेना, वहाँ पर ठीक न्यूक्लियस के नीचे एक सेंट्रियोल था, मैंने बोला था एक प्रोक्सिमल और एक डिस्टल, है ना। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ एग के अंदर एंटर करता है, और डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या होता है, वो क्या करता है, मैंने बोला था वो फ्लैजेला को बनाता है ना। तो प्रोक्सिमल न्यूक्लियस के साथ क्या करता है, एग के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, और ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो नेक्स्ट डे हम क्लीवेज पढ़ लेंगे, क्लीवेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।